Hi dear student, myself R.K. Thakur from Engineers Classes for Competition. Strength of Material, Mechanics of Solid वीडियो सीरीज का आज का वीडियो डियर स्टूडेंट मैं आपके लिए लेके आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुपर इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो इसको। बहुत ये एक ऐसा टॉपिक है डियर स्टूडेंट जो आप यू कैन नॉट लाइक लीव इट। आपको किसी भी एग्जाम में अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को कवर करना है तो ये टॉपिक आपको डेफिनेटली अच्छे से करना होगा। एंड दैट टॉपिक इज नन अदर देन टॉर्जन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट डियर स्टूडेंट। सो ये जो टॉर्जन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट है डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसके इंपॉर्टेंस के बारे में अगर थोड़ा सा आपको बताऊं तो ये सिविल और मैकेनिकल दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। वन, मैकेनिकल में तो किसी भी एग्जाम में आई थिंक कोई सा भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें कि टॉर्जन पे क्वेश्चंस ना आता हो। मींस डेफिनेटली आएगा। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस आते हैं और सब्जेक्टिव तो एसएससी जेई में पास्ट का ट्रेंड रहा है, मैक्सिमम टाइम्स आया होगा टॉर्जन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट। सो डियर स्टूडेंट, बीट बीटेक लेवल सेमेस्टर सब्जेक्ट्स, डिप्लोमा लेवल सेमेस्टर सब्जेक्ट्स, जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स like SSC JEE, railway, metro exam, state level JEE exams और assistant engineer level exams, GATE, IES, everywhere this topic is crucial, this topic is hot. So आप समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट कि ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। यू हैव टू लर्न एंड लकीली ये टॉपिक कॉम्प्लेक्स नहीं है। सो अगर आपने पहले इसको अच्छे से नहीं लर्न किया है तो हियर इज द टाइम जहां पे आप उसको अच्छे से कंप्लीटली लर्न करके मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द कांसेप्ट डियर स्टूडेंट। द टॉपिक इज टॉर्जन ऑफ शाफ्ट, राइट? सो व्हाट इज टॉर्जन? यू नो कि शाफ्ट क्या होता है। सबको पता है कि एक शाफ्ट जनरली प्रेडोमिनेंटली ये सर्कुलर होता है और इसका काम है रोटेट करना। ये जहां भी होगा रोटेट करता है शाफ्ट। और आपको पता है कि अगर वो रोटेट कर रहा है तो बेसिकली पावर को ट्रांसमिट करता है। यू नो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है, स्पेशली शाफ्ट अगर रोटेट कर रहा है तो उसको कोई ना कोई चीज घुमा रहा है और उसकी वजह से उसके अंदर बेसिकली वो फिर किसी और को पावर ट्रांसमिट करता है। तो शाफ्ट बेसिकली पावर ट्रांसमिशन डिवाइस माना जाता है, ऐसा आप समझ सकते हो डियर स्टूडेंट। तो इस शाफ्ट को जब आप घुमाते हो या वो जो घूम रहा है तो आपको पता है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। और सर्कुलर मोशन कैसे पॉसिबल है? टॉर्क की वजह से। यू नो कि अगर लीनियर मोशन अगर होना है तो फोर्स चाहिए। सिमिलर एनालॉगस क्या है कि अगर सर्कुलर मोशन होना है तो फोर्स की जगह पे टॉर्क चाहिए डियर स्टूडेंट। मींस यहां से क्लियर हो गया कि कोई एक शाफ्ट है, अगर वो घूम रहा है तो वो टॉर्क से सब्जेक्टेड है, राइट? पावर ट्रांसमिट कर रहा है और ऑब्वियसली पावर ट्रांसमिशन में पहले वो टॉर्क से सब्जेक्टेड है। नाउ यही वो ट्रिगरिंग पॉइंट है जो बेसिकली आपको बता रहा है कि शाफ्ट पे टॉर्क लगने की वजह से उसमें बेसिकली एक स्ट्रेस डेवलप होगा और वो स्ट्रेस क्या है? दैट इज टॉर्जनल स्ट्रेस। सो डियर स्टूडेंट, कोई भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट अगर वो कंस्ट्रेन्ड है, अगर मान लो कंस्ट्रेन्ड है तो वो डेफिनेटली किससे सब्जेक्टेड होगा? टॉर्जन से सब्जेक्टेड होगा, जिसको हम बोलते हैं टॉर्क से सब्जेक्टेड होगा। और वो टॉर्क बेसिकली ट्विस्टिंग मोमेंट भी हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट, इसको टर्निंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट, राइट? सो ये सब एक ही नाम है टॉर्क का। तो ये क्लियरली एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि जो शाफ्ट है वो हमेशा टॉर्क से सब्जेक्टेड होता है। सो डियर स्टूडेंट, आवर टॉपिक इज टॉर्जन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये हमारा एक शाफ्ट है, राइट? ये एक शाफ्ट है डियर स्टूडेंट, ये इसका एक्सिस है और ये बेसिकली घूम रहा है, ये रोटेट हो रहा है, राइट? जब ये रोटेट हो रहा है, अगर मैं इसका साइड व्यू देखूं डियर स्टूडेंट, क्रॉस सेक्शनल व्यू, तो आप कह सकते हो कि ये डी डायमीटर का एक शाफ्ट है, डी डायमीटर का शाफ्ट है और ये एन आरपीएम से घूम रहा है, एन आरपीएम से रोटेट कर रहा है, राइट? सो ये जो रोटेशन हो रहा है डियर स्टूडेंट, इस पे डेफिनेटली एक टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है। इस फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं? टॉर्जनल फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स। ये टेंजेंशियल फोर्स हमेशा इस पे एक्ट कर रहा है, ये आप एज्यूम करते हो, राइट? और ये जो फोर्स है ये इसका सेंटर है, तो और ये डेफिनेटली इसका क्या कहलाएगा? शाफ्ट का रेडियस। तो यहां पे बेसिकली आप देखो कि फोर्स इनटू रेडियस, यही टॉर्क है जिससे ये शाफ्ट सब्जेक्टेड है। मींस टेंजेंशियल फोर्स इनटू द रेडियस ऑफ द शाफ्ट। आर क्या है?
रेडियस ऑफ द शाफ्ट। आर क्या है डियर स्टूडेंट? रेडियस ऑफ शाफ्ट, राइट। सो एक शाफ्ट जिसका रेडियस आर है, अगर वो रोटेट हो रहा है तो उस पर एक टॉर्क एक्ट कर रहा है, और वो टॉर्क बेसिकली क्या होगा? टेंजेंशियल फोर्स इनटू रेडियस। सो यूनिट ऑफ टॉर्क क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? टॉर्क जो कि एक क्वांटिटी अब डिफाइन होगी, फोर्स इनटू रेडियस, टेंजेंशियल फोर्स इनटू रेडियस, तो क्या हो जाएगी यूनिट? न्यूटन मीटर। सो डियर स्टूडेंट इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर। बट चूंकि शाफ्ट का जो रेडियस होता है प्रैक्टिकली बहुत मीटर में नहीं होता है, एमएम में होता है, तो इसके बदले हम कई बार न्यूटन एमएम भी यूज करते हैं, राइट। सो न्यूटन एमएम भी हो सकता है, न्यूटन मीटर भी हो सकता है, न्यूटन सेंटीमीटर भी होगा, बट एसआई यूनिट डियर स्टूडेंट क्या होगा? न्यूटन मीटर। सो अब आप क्लियरली समझ सकते हो कि एक शाफ्ट जब रोटेट कर रहा है तो डेफिनेटली किससे सब्जेक्टेड है? टॉर्क से सब्जेक्टेड है, और ऑब्वियसली ये पावर ट्रांसमिट करेगा डियर स्टूडेंट। जब भी कोई रोटेटिंग डिवाइस होता है वो एक पावर ट्रांसमिट करता है, और ये पावर जो P होता है ये बेसिकली इसका टॉर्क इनटू ओमेगा होता है। सो व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द शाफ्ट। तो यहां पे ओमेगा क्या है डियर स्टूडेंट? एंगुलर स्पीड ऑफ द शाफ्ट, एंगुलर स्पीड ऑफ द शाफ्ट। सो डियर स्टूडेंट अगर आप देखो व्हाट इज एंगुलर स्पीड, यहां से एक फार्मूला क्लियर हो गया, पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा। ये काफी यूज होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट में रोटरी मोशन है, तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा फार्मूला, इंजीनियरिंग में इसको काफी यूज करते हैं। सो पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा। नाउ व्हाट इज ओमेगा? तो ओमेगा डियर स्टूडेंट आपको, अगर आप फिजिक्स से आपको पता होगा, तो ये होता है एंगल टर्न पर यूनिट टाइम। एंगल टर्न पर यूनिट टाइम मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम में यहां पे है, और टी टाइम बाद ये टी टाइम बाद यहां पहुंच गया, तो ये सेंटर से ये कितना एंगल टर्न किया सेंटर पे? थीटा एंगल सबटेंड किया, राइट। सो एंगुलर स्पीड क्या होता है? थीटा अपॉन टी। थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए डियर स्टूडेंट। सो इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड। रेडियन, थीटा शुड ऑलवेज बी इन रेडियन और टाइम सेकेंड। सो ओमेगा हमेशा क्या होगा डियर स्टूडेंट? थीटा बाय टी। बट चूंकि हमें थीटा में डील नहीं करना, हमें तो हमेशा आरपीएम दिया हुआ रहता है। सो व्हाट इज आरपीएम? इफ यू कैन अंडरस्टैंड, एन आपका क्या है? आरपीएम। आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट। मतलब एक मिनट में वो एन बार रोटेट कर गया, यही मतलब वो, अगर एक शाफ्ट का आरपीएम एन है तो एक मिनट में वो एन बार घूम गया। अच्छा, एक बार घूमने से कितना एंगल टर्न होता है? यू नो, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 2 पाई एंगल टर्न होता है। 2 पाई मतलब 360 डिग्री। तो एन रिवॉल्यूशन में अगर मैं थीटा के टर्म में बोलूं तो थीटा क्या हो जाएगा? 2 पाई एन, राइट। एक टर्न में 2 पाई एंगल टर्न करता है, राइट। ये पाई होता है और ये फिर 2 पाई 360 डिग्री। सो यहां से क्लियर है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का आरपीएम एन है, इट मींस एक मिनट में वो 2 पाई एन एंगल टर्न कर रहा है, तो देयरफॉर उसका ओमेगा क्या हो जाएगा? तो ओमेगा होता है थीटा बाय टी। थीटा आपका डी स्टूडेंट क्या होगा? 2 पाई एन, और टाइम इज 1 मिनट। 1 मिनट को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करूं तो 60 सेकंड लिख सकता हूं, मतलब 2 पाई एन बाय 60। मींस आगे से डियर स्टूडेंट वेयरएवर पॉसिबल हम ओमेगा को थीटा बाय टी के टर्म में ना लिख के 2 पाई एन बाय 60 लिखेंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग में हमें हमेशा आरपीएम पता होता है। सो ओमेगा इज ऑलवेज 2 पाई एन बाय 60, ये याद रखना है। बट अगर आरपीएस दिया हुआ डियर स्टूडेंट, हालांकि मोस्टली आरपीएम दिया रहता है, व्हाट इज आरपीएस? रिवॉल्यूशन पर सेकंड, तो उस केस में 60 से डिवाइड नहीं होगा, 2 पाई एन हो जाएगा। बट याद रखना वो एन आरपीएस होना चाहिए, जो कि रेयरली दिया रहता है, बट ये बहुत कॉमन है। सो ओमेगा इज नाउ एस्टैब्लिश्ड 2 पाई एन बाय 60। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम पावर के फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं कि कोई भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, पावर कितना होगा उसमें? टॉर्क, ओमेगा इज 2 पाई एन बाय 60. If we can rearrange it, that will be 2 pi n t by 60, and this is the standard formula जो कि हम not only यहां पे यूज करेंगे, बल्कि कहीं पे भी अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है और उसके पावर की जरूरत होगी तो हम इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। P is equal to 2 pi n t by 60, where n is the RPM and t is the torque subjected. So this is what you have to use dear student, and you know पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। बट कई बार वैल्यू ज्यादा होने से किलोवाट बनाते हैं।
तो इसी फॉर्मूला को अगर हम किलोवाट बना दें, अगर n आरपीएम में है, t सेकंड में है, तो ये क्या होगा डियर स्टूडेंट, वॉट में होगा, ऐसा यूनिट में। बट अगर मैं 2 पाई एन टी बाई 1000 से डिवाइड कर दूं, मतलब 60,000 कर दूं, इसको 1000 से डिवाइड करूंगा मतलब 60 में 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये किलोवाट भी बन जाएगा। तो कई बार इस फॉर्मेट में भी लिखते हैं, क्योंकि पावर को जनरली एक कन्वेंशन होती है कि हम इसको किलोवाट में रिप्रेजेंट करें, राइट। तो अगर आप किलोवाट में ही फॉर्मूला देखोगे तो 2 पाई एन टी बाई 60,000, बट अगर आप वॉट में देखो, इसको अगर वॉट में देखो तो वॉट में 2 पाई एन टी बाई 60। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि एक शाफ्ट है, उस पे एक टॉर्क लगता है अगर वो घूम रहा है तो, और वो टॉर्क होता है फोर्स इनटू रेडियस, राइट। और पावर जो ट्रांसमिट करेगा वो टॉर्क इनटू ओमेगा होगा, व्हिच इज ओमेगा इज 2 पाई बाय 60, सो पावर इज 2 पाई टी बाय 60, राइट डियर स्टूडेंट। नाउ ये बहुत जरूरी है, छोटी सी चीज है इनिशियली, अभी हम टॉर्जन में आए नहीं है, बट क्योंकि एक शाफ्ट रोटेट कर रहा है तो उसके रोटेशनल प्रॉपर्टी से हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो कि बाद में हम इसको यूज करेंगे, हम अपने आने वाले कॉन्सेप्ट्स में इसको कॉम्प्रिहेंसिवली यूज करेंगे। सो ये अंडरस्टैंड कर लिया आपने। नाउ डियर स्टूडेंट, एक और चीज मैं बताऊं कि हालांकि ये कॉमन है कि पावर के लिए हम एक और यूनिट यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एचपी। व्हाट इज एचपी? हॉर्स पावर। सो पावर के लिए हम एक एचपी भी यूज करते हैं, एचपी। एचपी इज व्हाट? हॉर्स पावर, अश्व शक्ति हिंदी में बोलते हैं। बहुत पहले यूज करते थे, एमकेएस यूनिट बेसिकली यही है पावर की, एचपी। और आपको पता होना चाहिए कि 1 एचपी कितना होता है, लगभग 746 वॉट, राइट। सो हम ये यूज करेंगे 735.5 वॉट भी कई बार लेते हैं, लेकिन वो डियर स्टूडेंट वो होता है मेट्रिक एचपी। ये बेसिकली ब्रिटिश हॉर्स पावर है। 1 एचपी 746 वॉट लगभग होगा, ये चीज आप याद रखना। तो कभी अगर पावर एचपी में दिया हुआ तो उसको हम वॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला, राइट। सो नाउ आफ्टर नोइंग दिस बेसिक कॉन्सेप्ट, अब हम आते हैं डियर स्टूडेंट कि टॉर्जनल एनालिसिस पे आते हैं कि एक शाफ्ट है और उस शाफ्ट पे जब वो घूमता है तो उस पे बेसिकली टॉर्क लगता है और वो फिर उसमें टॉर्जनल स्ट्रेस डेवलप होता है। स्पेशली अगर आप ऐसे अज्यूम करो कि एक शाफ्ट है, उसका एक एंड मान लो फिक्स्ड है और दूसरे एंड पे अगर कोई टॉर्क लगा रहा है, तो आप समझ सकते हो कि जो उसके लेयर्स हैं, उसके लेयर्स में क्या डेवलप होगा? ट्विस्ट डेवलप होगा। और वो ट्विस्टिंग बेसिकली इज नथिंग बट अ टॉर्जनल डिफॉर्मेशन, राइट। जैसे आप कपड़े को देख सकते हो, कपड़े को निचोड़ने के लिए एक एंड को फिक्स रखते हैं और दूसरे एंड पे बेसिकली टर्निंग ट्विस्टिंग मोमेंट लगाते हैं, टॉर्क लगाते हैं, उससे उसके लेयर्स बेसिकली क्या होता है? डिफॉर्म होता है। तो शाफ्ट में भी अगर आप देखोगे उस लेवल पे डायरेक्ट तो नहीं दिखता, बट आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि शाफ्ट जो कि कंस्ट्रेंड है एक एंड पे और दूसरे एंड पे आपने टॉर्क उस पे लगाया, तो उसके जो लेयर्स हैं बेसिकली उस लेयर्स में डिफॉर्मेशन, शियर डिफॉर्मेशन होगा और उसी शियर डिफॉर्मेशन की वजह से उसमें टॉर्जन डेवलप होगा, टॉर्जनल स्ट्रेस। सो टॉर्जनल स्ट्रेस इज नथिंग बट प्योरली शियर स्ट्रेस। सो शियर स्ट्रेस ही है जिसको हम ऑलरेडी काफी पढ़ चुके हैं, बट यहां पे जो कि शाफ्ट जो कि टॉर्क से सब्जेक्टेड होता है उसकी वजह से शियर स्ट्रेस हो उसके लेयर्स में डेवलप होगा। तो इस पूरे स्टडी को हम अलग से टॉर्जनल एनालिसिस बोलते हैं डियर स्टूडेंट। और मैं आपको बता दूं कि शाफ्ट मैकेनिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, कहीं पे भी मैकेनिकल सिस्टम है तो आपको शाफ्ट मिल जाएगा कहीं पे भी, राइट। तो शाफ्ट में बेसिकली अगर आप देखोगे डियर स्टूडेंट, तो ये जो टॉर्जनल है, टॉर्जनल टॉर्क तो लगता ही है, इसके अलावा उसमें और भी फोर्स लगते हैं, जैसे एक्सियल थ्रस्ट लगता है, बेंडिंग फोर्स लगता है, शाफ्ट पे बेंडिंग फोर्स भी लगता है। कैसे? अगर शाफ्ट पे बहुत सारी पुलीज माउंटेड है और शाफ्ट का अपना खुद का भी वेट है, तो इन सब डाउनवर्ड फोर्स की वजह से उसमें बेंडिंग भी डेवलप होता है। इसके अलावा जब वो रोटेट होता है तो टॉर्क भी उस पे एक्ट होता है, राइट। कई बार एक्सियल फोर्स से भी वो सब्जेक्टेड होता है जिसको बोलते हैं थ्रस्ट। तो ये सारे फोर्सेस शाफ्ट पे लग सकते हैं, बट अभी जो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं वो होगा प्योर टॉर्जन के केस में, जिसको हम बोलते हैं शाफ्ट सब्जेक्टेड टू प्योर टॉर्जन। मींस हम ये अज्यूम करेंगे कि शाफ्ट पे कोई भी बेंडिंग नहीं लग रहा, कोई एक्सियल फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ और सिर्फ टॉर्क लग रहा है और वो टॉर्क बेसिकली क्या है? ट्विस्टिंग मोमेंट है जो उसमें टॉर्जन डेवलप कर रहा है। सो दैट इज द होल कॉन्सेप्ट कॉल्ड प्योर टॉर्जन। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्योर टॉर्जन और उसके इक्वेशन को। अगर आपको याद होगा हमने बीम को भी एनालाइज किया था, तो प्योर बेंडिंग के केस में एक एनालिसिस करी थी
लगभग काफी एनालॉगी होती है बीम के प्योर बेंडिंग, जिसका ऑलरेडी मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड किया हुआ है, कंप्लीट हमने उसको स्टडी किया था। लगभग हर एक पॉइंट की एक एनालॉगी क्रिएट होगी शाफ्ट में। यू नो, शाफ्ट रोटेट होता है, बीम बेंड होता है, तो प्योर बेंडिंग का जैसा भी आउटकम आपने बीम में देखा था, लगभग उसी से मिलता जुलता आपको शाफ्ट में प्योर टॉर्जन में दिखेगा। और बहुत सारी एनालॉगी क्रिएट करेंगे हम, तो आपको बेंडिंग ऑफ बीम भी याद आ जाएगा, और आपको अगर वो याद है तो ये समझना आसान होगा डियर स्टूडेंट। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द प्योर टॉर्जन ऑफ द शाफ्ट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, प्योर टॉर्जन के केस को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टॉर्जन का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो शाफ्ट में होता है। और अगर आप देखोगे तो कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो आपका वर्क हेड होता है, जिसको हेड स्टॉक बोलते हैं, उसमें बेसिकली स्पिंडल है, तो स्पिंडल किससे सब्जेक्टेड होगा? तो स्पिंडल डेफिनेटली रोटेट करता है उसमें, राइट। सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो लेथ मशीन होती है या और भी बहुत सारी मशीन होती है जिसमें हेड स्टॉक या वर्क हेड होता है, उस वर्क हेड में जो स्पिंडल है, वो स्पिंडल बेसिकली बीयरिंग के बीच में हाउस्ड रहता है। सो बेसिकली वो किससे सब्जेक्टेड होगा? टॉर्जन से सब्जेक्टेड होगा, राइट। सो ये सारे केसेस आप ले सकते हो, कहीं पे भी अगर शाफ्ट है तो टॉर्जन का केस होगा। और टॉर्जन की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो डियर स्टूडेंट टॉर्जनल स्ट्रेस होता है, बट उसका जो नेचर होता है ना वो शियर होता है। कैसे? लेट्स सी। देखो डियर स्टूडेंट, पहले मैं आपको ये समझा दूं कि लेट्स से ये एक शाफ्ट है जिसका एक एंड फिक्स है डियर स्टूडेंट, एक एंड फिक्स है, और दूसरे एंड पे आप टॉर्क लगा रहे हो, राइट। ये टॉर्क लग रहा है, ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट? ये इसका एक्सिस है और मैंने ये एक लेयर मान लिया, लेट्स से डियर स्टूडेंट, ये एक लेयर मान लिया, ये वाला, राइट। इस टॉर्क की वजह से ये लेयर शिफ्ट ट्विस्ट होके डियर स्टूडेंट ये यहां पे पहुंच जाएगा। अगर मैं नाम दे दूं m, तो ये m डैश पे पहुंच जाएगा। और कितना एंगल शिफ्ट हुआ डियर स्टूडेंट? सरफेस कितना शिफ्ट हुआ? ये फाई एंगल से शिफ्ट हो गया, ऐसा आप एज्यूम कर सकते हो, राइट। ये बेसिकली इसको नाम देते हैं हम am, राइट। सो am लेयर बेसिकली ट्विस्ट होके कहां पे पहुंच गया? am डैश पे, और ये एक फिक्स्ड एंड है। ये किसकी वजह से हुआ? टॉर्क की वजह से। अगर मैं इसका ट्रांसवर्सल सेक्शन देखूं तो सर्कुलर है, और सर्कुलर में अगर मैं देखूं तो ये m का जो प्रोजेक्शन है वो यहां है और m डैश का प्रोजेक्शन यहां पे है, राइट। तो अगर आप देखोगे तो ये एंगुलर लेयर कितना ट्विस्ट हुआ, ये अगर आप देखोगे एंगुलर कैसे शिफ्ट हुआ, तो इसको हम दे देते हैं नाम o m डैश। तो ये बेसिकली कितना एंगुलर ट्विस्ट हुआ, ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट। ये आ गया डियर स्टूडेंट थीटा। ये जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है ना डियर स्टूडेंट, यही बेसिकली आपको ये देखना है कि ये जो थीटा है ना, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस थीटा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट। थीटा क्या कहलाता है? एंगल ऑफ ट्विस्ट, राइट। सो हम इसकी एनालिसिस अभी देखेंगे। सो यहां से क्लियर हो गया कि ये जो शाफ्ट है जब टॉर्क से सब्जेक्टेड होगा तो इसके जितने सारे लेयर्स हैं ना वो ट्विस्ट होते हैं, राइट। ये सारे लेयर्स ट्विस्ट होते हैं। तो प्योर टॉर्जन के को स्टडी करने से पहले हम उसके कुछ एजम्पशंस को पहले अंडरस्टैंड करते हैं। बिकॉज अगर आपको याद होगा कि बेंडिंग ऑफ बीम में भी बेंडिंग इक्वेशन हमने डेराइव किया था, और उस बेंडिंग इक्वेशन, प्योर बेंडिंग इक्वेशन को डेराइव किया था, उससे पहले उसमें हमने कुछ एजम्पशंस ली थी। ऐसे ही टॉर्जन ऑफ शाफ्ट, जो कि प्योर टॉर्जन का एक इक्वेशन आएगा, ऑलमोस्ट सिमिलर मैथमेटिकल फॉर्म में आता है, राइट। उसको डेराइव करने से पहले उसके कुछ एजम्पशंस को लेके चलते हैं डियर स्टूडेंट। सो ये कई बार एग्जाम में आता है कि जो प्योर टॉर्जन है, प्योर टॉर्जनल थ्योरी की क्या एजम्पशन है। तो डियर स्टूडेंट, किसी भी स्टैंडर्ड बुक में आपको इसके एजम्पशंस की पूरी लिस्टिंग मिल जाएगी, बट उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको समझाऊं तो सबसे फर्स्ट एजम्पशन क्या होगा डियर स्टूडेंट? एजम्पशन नंबर 1 वो ये कहता है कि जो शाफ्ट है, वो जो शाफ्ट है उसका मटेरियल होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक होना चाहिए डियर स्टूडेंट। शाफ्ट का मटेरियल क्या होना चाहिए? होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक होना चाहिए डियर स्टूडेंट। व्हाट इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक? ऑलरेडी बेंडिंग ऑफ बीम के एजम्पशन में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। होमोजीनियस का मतलब है इक्वल कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, राइट। इक्वल कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, हर एक पॉइंट पे सेम कॉम्पोजिशन होना चाहिए कहीं पे भी शाफ्ट के। और आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है इक्वल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, राइट। ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। मोस्टली
जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, इसमें हम मटेरियल को होमोजेनियस और आइसोट्रॉपिक मान के चलते हैं। सो सबसे पहला एजम्पशन क्या है कि शाफ्ट का जो मटेरियल होना चाहिए वो होमोजेनियस और आइसोट्रॉपिक होना चाहिए डियर स्टूडेंट, क्लियर? और नाउ द सेकंड एजम्पशन विल बी डियर स्टूडेंट कि जो शाफ्ट का जो क्रॉस सेक्शन है डियर स्टूडेंट, ये जो क्रॉस सेक्शन है डियर स्टूडेंट, जो अभी सर्कुलर है, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, वो ट्विस्ट से पहले सर्कुलर है, ट्विस्ट के बाद भी सर्कुलर ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मींस जो सर्कुलर शाफ्ट है ट्विस्टिंग के बाद सर्कुलर ही रहेगा, उसका क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होगा। सर्कल है, जिस रेडियस का है, जिस डायमीटर का है, उसी रेडियस और डायमीटर का आफ्टर ट्विस्ट भी रहेगा। मींस टॉर्क लगाने से पहले और टॉर्क लगाने के बाद भी जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है वो रिमेन कांस्टेंट, अनचेंज्ड रहेगा डियर स्टूडेंट। और थर्ड पॉइंट अगर आप देखोगे तो इसी से मिलता जुलता है कि जो इसका प्लेन सेक्शन है, ये जो प्लेन सेक्शन है, वो जो प्लेन है वो आफ्टर और बिफोर और आफ्टर ट्विस्ट प्लेन ही रहेगा। मतलब सर्कल है वो सर्कल रहेगा, मतलब जैसा भी शेप है वो वैसा रहेगा, और जो प्लेन है वो प्लेन ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ डिस्टॉर्शन वगैरह क्रिएट होगा। सो थर्ड पॉइंट ये आप ले सकते हो, राइट? नाउ इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो ट्विस्ट होना चाहिए डियर स्टूडेंट, वो थ्रू आउट इट्स लेंथ यूनिफॉर्म होना चाहिए। जो एंगल ऑफ ट्विस्ट होता है वो थ्रू आउट इट्स लेंथ क्या होना चाहिए डियर स्टूडेंट? यूनिफॉर्म होना चाहिए। इसके अलावा और भी एजम्पशन है जिसमें कहता है कि अगर आप किसी भी दो सेक्शन के बीच का जो डिस्टेंस बिफोर ट्विस्ट और आफ्टर ट्विस्ट सेम होना चाहिए डियर स्टूडेंट। बिफोर ट्विस्ट और आफ्टर ट्विस्ट किसी भी दो ट्रांसवर्सल सेक्शन के बीच, शाफ्ट का जो क्रॉस सेक्शन है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट ये है कि ओवरऑल ये सारा जो ट्विस्टिंग डिफॉर्मेशन होगा, जो एंगल ऑफ ट्विस्ट होता है जिसकी वजह से शाफ्ट के मटेरियल में स्ट्रेस डेवलप होगा, ये जो स्ट्रेस होगा वो शियर स्ट्रेस होता है बेसिकली, जिसको हम टॉर्जनल शियर स्ट्रेस बोलते हैं। ये सारा डिफॉर्मेशन विद इन इलास्टिक लिमिट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा? विद इन इलास्टिक लिमिट। मींस हम इसको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं करेंगे, परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगा, ये विद इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। मींस हुक्स लॉ को वैलिड होगा। सो ये सारे एजम्पशंस हम एज्यूम करके फिर हम टॉर्जनल इक्वेशन पे आते हैं डियर स्टूडेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि टॉर्जनल इक्वेशन क्या है, इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं। मैं पहले इक्वेशन लिख रहा हूं, उसके सारे यूजुअल मीनिंग्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं एंड देन उसके डेरिवेशन पे आएंगे। बिकॉज डेरिवेशन मैंने आपको बार बार अपने वीडियोस में बताया कि किसी भी चीज में, किसी भी सब्जेक्ट में जो डेरिवेशन पार्ट होता है डियर स्टूडेंट, वो एक मैथमेटिकल अप्रोच होता है, और उस मैथमेटिकल अप्रोच में बहुत ज्यादा प्लंज करने की जरूरत नहीं है until and unless that is highly required. So अगर आप बीटेक डिप्लोमा परसू कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में ये एक स्कोप बनता है। अगर आप एएमआई कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछता है, बट ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में, जो कि 99.9% एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव ही है गवर्नमेंट जॉब का, तो इसमें बेसिकली आपको नॉलेज पे फोकस करना है, उसके डेरिवेशनल पार्ट में बहुत ज्यादा नहीं जाना है। ये चीज आप ध्यान रखना अगर आप अपना टाइम सेव और नॉलेज इनहैंस करना चाहते हो। बट यस, इफ यू आर डिप्लोमा परसूइंग स्टूडेंट्स, बीटेक परसू कर रहे हो, एएमआई परसू कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि एसएससी जेई और स्टेट लेवल एई जेई के सब्जेक्टिव एग्जाम्स को प्रिपेयर कर रहे हो, जिसको पेपर 2 बोलते हैं, तो डेफिनेटली आपको इस डेरिवेशन में भी प्लंज करना होगा और अच्छे से अंडरस्टैंड करके प्रैक्टिस करनी होगी। आईईएस में यू नो कन्वेंशनल पेपर होता है, तो वहां पे बेसिकली डेरिवेशन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो हम इसके डेरिवेशन पे भी जाएंगे, बट पहला फोकस अपनी पूरी एनर्जी इस इक्वेशन पे लगाओ, एंड दैट इक्वेशन इज बेसिकली टॉर्जनल इक्वेशन। सो डियर स्टूडेंट, टॉर्जनल इक्वेशन बहुत पॉपुलर इक्वेशन है। बेंडिंग इक्वेशन ऑफ बीम जैसा ही पॉपुलर है ये टॉर्जनल इक्वेशन, और ये टॉर्जनल इक्वेशन कहता है, या टॉर्जनल फॉर्मूला बोल सकते हैं, T/J इज इक्वल टू जी थीटा, और सी थीटा भी कई बार बोलते हैं, जी थीटा बाय एल। और यहाँ पे चलो मैं सी यूज कर रहा हूँ, बट आपको पता है कि सी और जी एक ही होता है। क्या होता है? मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉड्यूलस। सो T/J इज इक्वल टू सी थीटा बाय एल इज इक्वल टू टाउ बाय आर। सो डियर स्टूडेंट, ये एक बहुत ही अच्छा सा ये एक इक्वेशन है जो बेसिकली बेंडिंग ऑफ बीम, याद होगा क्या था इक्वेशन? M/I इज इक्वल टू सिग्मा बाय y इज इक्वल टू E/R। उसी से मिलता जुलता है। देखो उसमें भी 3 टर्म है और सारे तीनों टर्म इक्वल है, यहां पे भी है।
राइट तो काफी सिमिलैरिटी रहेगी। मैं टाइम टू टाइम पॉइंट टू पॉइंट में सिमिलैरिटी अगर एनालॉजी क्रिएट करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो डियर स्टूडेंट टॉर्जनल इक्वेशन में सबसे पहले ये तीन टर्म है t by j c थीटा by n टाउ by r, इस सब की मीनिंग को समझते हैं। t क्या है? t तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, t क्या है? टॉर्क। t क्या है? टॉर्क, राइट जो शाफ्ट पे टॉर्क एक्सर्ट करता है, जो शाफ्ट पे बेसिकली जो टॉर्क लग रहा है। और j डियर स्टूडेंट देखो ये जो डिनोशन है ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है, कहीं पे ip यूज कर देते हैं j की जगह किसी बुक में, बट यहाँ पे मैं j यूज कर रहा हूँ। मीनिंग को समझो, डिनोशन तो चेंज होता रहता है। व्हाट इज j? डिनोशन j को बोलते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यू नो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर में बताया था कि किसी भी सरफेस के तीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, i एक्सिस, i y y और i z z। ये जो i z z होता है ना वो i x x प्लस i y y के बराबर होता है, और इसी i z z को हम बोलते हैं यहाँ पे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। सो i z z है, ये j को क्या बोलते हैं? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन किसका? क्रॉस सेक्शन ऑफ शाफ्ट, ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ शाफ्ट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसी को हम i z z बोलते हैं, तो आपके लिए z z है क्या? तो जो शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन है ये, तो इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये इसका एक्सिस होता है, तो इसके एक्सिस के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डियर स्टूडेंट। अगर मैं इस j को पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ शाफ्ट बोलूं, तो इसको मैं i z z बोल सकता हूं या i एक्सिस के अबाउट उसके क्रॉस सेक्शन का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए फॉर स्टैंडर्ड सेक्शंस ऑफ शाफ्ट। तो शाफ्ट का सेक्शन क्या हो सकता है? हालांकि सेक्शंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट जो आपके स्कोप में लर्निंग है, जो आपको लर्न करना है आपके स्कोप में, वो है सर्कुलर। या तो सर्कुलर शाफ्ट है, राइट। नॉन सर्कुलर हम बेसिकली यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे, हालांकि इसकी भी एनालिसिस होती है, बट हम यहाँ पे सर्कुलर मानेंगे। तो सर्कुलर शाफ्ट हो सकता है या फिर हॉलो सर्कुलर हो सकता है, यही दो केस हो सकता है आपके लिए। तो आप इन दोनों केस में पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखो। लेट्स से व्हाट इज जे? तो देखो अगर मैं सॉलिड शाफ्ट मानूं, सॉलिड शाफ्ट का मतलब है कि क्रॉस सेक्शन एकदम से सर्कल है और सॉलिड है, तो जिसको हम बोलते हैं जे सॉलिड, राइट। सॉलिड शाफ्ट का ये क्या होगा डियर स्टूडेंट? तो सॉलिड शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन सर्कल होगा जिसका डायमीटर d है। इसका i z z आपको ऑलरेडी पता है कितना होता है, i x x और i y y इक्वल होता है, और वो होता है पाई बाय 64 d4। तो i z z उन्हीं दोनों का सम होता है, तो पाई बाय 64 d4 प्लस पाई बाय 64 d4 कितना होगा? पाई बाय 32 d4। सो i z z पाई बाय 32 d4 होगा, जिसको हम j बोलते हैं डियर स्टूडेंट। सो अब ये चीज मैंने आपको रिमाइंड करा दी, ये हम ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फार्मूला लिख रहे हैं कि सॉलिड शाफ्ट के लिए पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? पाई बाय 32 d4। व्हाट इज d? d इज द डाया ऑफ द शाफ्ट। सॉलिड शाफ्ट के लिए हम ये एज्यूम करके चलेंगे, ये आपको बिठा लेना है। नाउ हॉलो शाफ्ट के लिए, हॉलो मतलब हॉलो सर्कुलर, हॉलो शाफ्ट के लिए जो j होगा वो क्या होगा डियर स्टूडेंट? सो ऑब्वियसली आप अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपने देखा होगा कि ये हॉलो है, राइट। इसका आउटर डायमीटर कैपिटल D है, इनर डायमीटर स्मॉल d है। तो इसका अगर आप i z z निकालोगे तो ये हो जाएगा ऑब्वियसली पाई बाय 64, ये भी हो जाएगा पाई बाय 32, कैपिटल D4 माइनस स्मॉल d4, दोनों का माइनस हो जाएगा, राइट। ये आप ऑलरेडी फेमिलियर हो, तो वही वाला हम यहाँ पे यूज करेंगे, पाई बाय 32 कैपिटल D4 माइनस स्मॉल d4। व्हाट इज कैपिटल D? तो अगर वो हॉलो सर्कुलर शाफ्ट है तो उसका आउटर डाया, हॉलो सर्कुलर का आउटर डाया, और व्हाट इज स्मॉल d? उस हॉलो सर्कुलर का इनर डाया, राइट, जो कि ये है आउटर डाया, राइट, ये वाला, और ये क्या है? इनर डाया स्मॉल d, राइट। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सॉलिड और हॉलो के लिए तो बिना कुछ आपको केस देखना है और जे उसके अकॉर्डिंग यूज कर लेना। तो आई थिंक टी क्लियर हो गया आपको, जे क्लियर हो गया, राइट। व्हाट इज सी? सो डियर स्टूडेंट सी को हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मैं नीचे लिख देता हूं, सी इज शाफ्ट पे टॉर्क लग रहा है, राइट। शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क, तो टॉर्क की वजह से उसमें शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, जिसको टॉर्जनल शियर स्ट्रेस बोलते हैं। तो ऑब्वियसली मटेरियल, जो शाफ्ट का मटेरियल है वो शियर स्ट्रेस से सब्जेक्टेड है, तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी रोल प्ले करेगी? दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, शियर मॉड्यूलस।
जैसे टेंशन और कंप्रेशन में यंग्स मॉडुलस का रोल है, वॉल्यूम चेंज में बल्क मॉडुलस का रोल है, ऐसे शियर डिफॉर्मेशन में मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का रोल है। तो ये सी क्या है डियर स्टूडेंट? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉड्यूलस भी बोलते हैं डियर स्टूडेंट। शियर मॉड्यूलस ऑफ शाफ्ट मटेरियल, ऑफ शाफ्ट मटेरियल। सो सी आपको क्लियर हो गया। ऑब्वियसली ये मटेरियल के लिए फिक्स वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट, ये एक प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो वो जो भी मटेरियल बना हुआ है, जैसे माइल्ड स्टील है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, उन सब की अलग अलग सी की वैल्यू होती है, वो आपको लेना है। और याद रखना है सी को ही हम जी से भी डिनोट करते हैं, सी और जी। तो आपको ये भी याद रखना है कि सी और जी एक ही चीज है, दो बुक टू बुक चेंज होता है, बट कई बार ऐसे सी जेई में जी के फॉर्म में भी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला पूछ दिया तो आपको जी पता होना चाहिए इसलिए, वरना सी और जी सेम है, बट जी कहीं पे यूज कर रहा है तो भी समझ लेना वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, राइट। व्हाट इज थीटा डियर स्टूडेंट? व्हाट इज थीटा? तो देखो थीटा मैंने ऑलरेडी यहां पे बताया, थीटा को जब शाफ्ट टॉर्क से सब्जेक्टेड होता है तो उसमें जो एंगल ऑफ ट्विस्ट डेवलप होता है, जो उसका बेसिकली जो उसमें एंगल ऑफ ट्विस्ट डेवलप होता है, उसी एंगल ऑफ ट्विस्ट को हम क्या बोलते हैं? थीटा। और याद रखना थीटा को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट। और ये हमेशा रेडियन में होना चाहिए डियर स्टूडेंट, ये बहुत जरूरी है। अभी हम डेराइव करेंगे तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा उस डेरिवेशन में कि ये रेडियन में क्यों होता है। सो रेडियन में होना चाहिए। और आपको पता है कि जो एसआई यूनिट है एंगल का, वो रेडियन ही है, राइट। और रेडियन और डिग्री में बेसिकली एक रिलेशन भी होता है, आप इंजीनियरिंग में बार बार यूज करते हो, मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, लेट्स सी इस पोर्शन में बता देता हूँ कि जो 180 डिग्री होता है डियर स्टूडेंट, वो पाई रेडियन कहलाता है, राइट। पाई रेडियन, तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा? पाई बाय 180 रेडियन। तो यहां से देखो आपका कन्वर्जन फैक्टर आ गया। अगर कहीं पे डिग्री दिया हुआ है और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई पाई बाय 180। और इनवर्सली अगर रेडियन दिया हुआ है और उसमें अगर 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिग्री आ जाएगा। सो डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन आपको जरूरी होता है, बट याद रखना थीटा जनरली अगर गिवन डेटा है तो डिग्री में दिया रहता है, आपको उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है एंड देन you have to use in this formula. So theta here should be in radian, angle of twist in radian. So theta आपको क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट। What is L? L तो आपको पता ही है, ये लेंथ ऑफ शाफ्ट है डियर स्टूडेंट। ये जो शाफ्ट है जो कि टॉर्जन से सब्जेक्टेड है, उसकी लेंथ है डियर स्टूडेंट। L क्या है? लेंथ ऑफ शाफ्ट। सो L को हम लेंथ ऑफ शाफ्ट बोलेंगे डियर स्टूडेंट। नाउ दो और टर्म मिस हो रहा है, टाउ और आर। इस टाउ और आर को समझते हैं डियर स्टूडेंट। What is टाउ? तो देखो डियर स्टूडेंट, टाउ तो आपको पता है ये शियर स्ट्रेस के लिए यूज करते हैं, टाउ इज शियर स्ट्रेस। बट यहां पे एक चीज आपको ध्यान दे रहा है कि जो लेयर है ना, अगर आप देखोगे ये क्रॉस सेक्शन मैं आपको अलग से दिखा रहा हूं, ये क्रॉस सेक्शन है शाफ्ट का, तो ये सेंटर है, तो ये एक बेसिकली लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये सारे लेयर है, और ये सबसे एक्सट्रीम फाइबर लेयर है जिसको बोलते हैं हम आउटर लेयर, आउटर मोस्ट लेयर। तो डियर स्टूडेंट, हर एक लेयर पे टाउ डेवलप होता है, मतलब शियर स्ट्रेस डेवलप होता है। जब आप टॉर्क लगाते हो शाफ्ट पे, तो शाफ्ट के हर एक लेयर पे, इसमें भी हम लेयर मानते हैं, जैसे बीम के बेंडिंग में हमने लेयर का कॉन्सेप्ट माना, तो यहां पे भी टॉर्जन में भी इसको लेयर से बना हुआ मानते हैं। तो ये जो लेयर है ना, हर एक लेयर बेसिकली शियर स्ट्रेस से सब्जेक्टेड होगा। और मान लो कोई एक रैंडम लेयर मैं ये ले लेता हूं, तो यहां पे शियर स्ट्रेस मान लो टाउ है, और ये डिस्टेंस कितना है, मान लो यहां से x डिस्टेंस पे है, तो और ये इस पे शियर स्ट्रेस क्या है, टाउ x। तो याद रखना ये जो टाउ x है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x के। ये बहुत छोटी सी चीज है बट इंपॉर्टेंट है। यहां से सेंटर से, जिसको आप न्यूट्रल एक्सिस बोल सकते हो, ये जो एक्सिस है, इसके सेंटर से किसी भी लेयर का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस लेयर का शियर स्ट्रेस। मींस कहने का ये मतलब है कि सबसे ज्यादा शियर स्ट्रेस फिर कहां पे होगा, जहां पे x सबसे ज्यादा होगा, विच इज आउटर लेयर। तो आउटर लेयर पे सबसे ज्यादा शियर स्ट्रेस होगा, ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, और ये आपको याद भी रखना है। ये कई बार एग्जाम में भी पूछता है कि अगर मैं एक शाफ्ट पे टॉर्क लगा रहा हूं या उस वो टॉर्जन से सब्जेक्टेड है, सो वेयर दिस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल डेवलप और मैक्सिमम टॉर्जनल स्ट्रेस will develop. So obviously the outer fiber of the shaft will be subjected to
मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो यहां पे एक एस्टैब्लिश फैक्ट हो गया कि जो टाउ होता है, टाउ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के। अगर मैं इस एक्स की जगह आर मान लूं तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। सो टाउ मैक्स कहां पे होगा, टाउ मैक्स ये कहां पे होगा, एट आर पे। व्हाट इज आर, आर है रेडियस ऑफ शाफ्ट, ये है रेडियस ऑफ शाफ्ट। ये बहुत जरूरी है, ये बता रहा आपको कि आर यहां पे, अगर ये जो टाउ है ये कुछ भी हो सकता है। अगर मैं x डिस्टेंस वाला टाउ लूं तो यहां पे टाउ x बाय x लिख सकता हूं। अगर मैं मैक्सिमम लूं तो टाउ मैक्स बाय फिर r लेना होगा। यहां पे चूंकि मैंने रेडियस लिया हुआ तो ये टाउ क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप एट आउटर लेयर ऑफ द शाफ्ट। तो मैं यहां पे टाउ को क्या लिखूंगा, टाउ बेसिकली क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम टॉर्जनल शियर स्ट्रेस, टॉर्जनल shear stress developed at outer layer of shaft, outer layer of shaft, so outer layer पे ये डेवलप होगा टाउ। और कैपिटल आर क्या है डियर स्टूडेंट, रेडियस ऑफ शाफ्ट, रेडियस ऑफ शाफ्ट। ये आपको समझना है, राइट। और यहां पे एक चीज मैंने ये बता दिया कि टाउ, अगर मैं यहां से x छोड़ दो, इसको r मान लो, और ये टाउ एट r मान लेते हैं, तो यहां से क्लियर है कि जो अगर टाउ r बाय r ये बराबर होगा टाउ मैक्स बाय r, है ना। ये चीज आपको समझना होगा, ये जो रेशियो होता है वो सेम होता है। यहां का स्ट्रेस और ये रेडियस डिवाइड इज इक्वल टू दिस स्ट्रेस डिवाइडेड बाय ये होगा। मींस आपको सीधा टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और पावर 1 है। मींस जो शियर स्ट्रेस का वेरिएशन होगा सेंटर से लेके यहां तक वो लीनियर होगा, क्योंकि पावर 1 है, ये याद रखना है। लीनियर वेरिएशन होगा, मींस सेंटर पे तो रेडियस क्या होगा, 0 ही हो गया, क्योंकि यहीं से हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता। और जैसे जैसे यू विल कीप ऑन गोइंग अवे टुवर्ड्स आउटर लेयर, आपका shear stress की वैल्यू बढ़ती जाएगी, टॉर्जनल shear stress। So now we can also have the shear stress distribution और torsional shear stress distribution of the shaft, जो कि हम कैसे बना सकते हैं, बहुत आसान है। यहाँ पे shear stress 0 है डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ, यहाँ पे shear stress 0 है, यहाँ पे थोड़ी वैल्यू बढ़ेगी, राइट, यहाँ पे थोड़ी वैल्यू बढ़ेगी डियर स्टूडेंट, राइट, यहाँ पे थोड़ी और वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ थोड़ी और वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी, मतलब ये ऐसे जाएगा। अगर आप देखोगे shear stress, ये क्या है, टाउ वेरिएशन, टाउ वेरिएशन ऑफ शाफ्ट। सो टॉर्जनल shear stress का जो वेरिएशन होगा शाफ्ट के अलोंग, मतलब शाफ्ट के क्रॉस सेक्शन में, वो इस टाइप का ग्राफ होता है। ये कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछता है। लीनियर क्यों हुआ, ये स्ट्रेट लाइन क्यों है, ये स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, पावर 1 है डियर स्टूडेंट, इसलिए। तो ये वेरिएशन आपको याद रखना है, राइट। एंड आई होप कि ये इक्वेशन आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। और इसी इक्वेशन के आसपास हमारा बहुत सारा कॉन्सेप्ट लाई कर रहा है, और उसी कॉन्सेप्ट को लेयर वाइज आपको अंडरस्टैंड करना है। अगर ये इक्वेशन समझ में आ गया तो इसी इक्वेशन से हम बहुत सारे अभी फॉर्मूला डिराइव करेंगे, बहुत सारे टर्म्स को डिफाइन करेंगे, बहुत सारी चीजें यहां से निकाल के, और फिर हम टॉर्जनल की नॉलेज को और ज्यादा एक्सपैंड करेंगे, जिससे बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। सो सबसे पहले आपको ये समझना है, आई होप ये इक्वेशन को आपने अच्छे से समझ लिया, राइट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे। और प्रूफ मैं इसलिए करने जा रहा हूं क्योंकि एसएससी जेईई में पूछा जा चुका है, ये एक बार नहीं, दो 3 बार पूछा गया है। तो ये यहाँ पे मैं डेफिनेटली इसको कराऊंगा, और एएमआई सेक्शन भी, मैकेनिकल में भी कई बार पूछा होगा, और डिप्लोमा और बीटेक सेमेस्टर सब्जेक्ट्स में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन डेफिनेटली कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो मैं इसको डिराइव करूंगा, और डियर स्टूडेंट बुक में काफी लंबे ढंग से इसको डिराइव किया रहता है, बट मैं आपको एग्जैक्टली प्रिसाइजली जो अप्रोच है वो मैं बता रहा हूं, जिससे आप आसानी से इसके डेरिवेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हो। ऑब्वियसली 3 पार्ट में ये इक्वेशन है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकंड टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म, तो आपको एक ही बार में तीनों नहीं डिराइव होगा। जैसे कि बेंडिंग इक्वेशन ऑफ बीम में हमने डिराइव किया था, फर्स्ट 2 पार्ट को डिराइव करेंगे, फिर अगले 2 पार्ट को डिराइव करेंगे, और फिर दोनों को कंबाइन करेंगे, तो यू विल गेट द कंप्लीट 3 पार्ट इक्वेशन और 3 टर्म इक्वेशन। सो इस पे हम अप्रोच करते हैं, राइट डियर स्टूडेंट।
Okay, so dear student, torsional equation. Okay, so dear student, हम बेसिकली टॉर्जनल इक्वेशन को प्रूफ करने जा रहे हैं और ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूँ। जितने सारे एग्जाम्स हैं जहाँ पे सब्जेक्टिव स्कोप बनता है, चाहे वो एसएससी जेई हो, जहाँ पे ऑलरेडी ये 3-4 बार पूछ चुका है, राइट, प्रूफ करने के लिए। एएमआई सेक्शन भी मैकेनिकल में कई बार आ चुका है, राइट। इसके अलावा डिप्लोमा और बीटेक सेमेस्टर सब्जेक्ट्स, आईईएस, इन सब में इसका स्कोप बनता है। सो हम बेसिकली इसके प्रूफ का वो पार्ट देखने जा रहे हैं जो एग्जैक्टली मैथमेटिकल है। बाकी जो बेसिक स्टेटमेंट है, लाइक दिस इज अ शाफ्ट सब्जेक्टेड टू टॉर्क T and let's suppose like layer AM got twisted by an angle phi and it becomes AM dash, like all this sort of statement you can easily make while doing this proof. So मैं exactly इसका मैथमेटिकल पार्ट आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको वो चीज बेसिकली फोकस रहना, क्योंकि जनरली आप देखोगे मैथमेटिकल पार्ट में स्लिप करते हैं स्टूडेंट प्रूफ में। तो डियर स्टूडेंट, इस हमें बेसिकली प्रूफ करना है कि T by J is equal to C theta by L is equal to tau by R, राइट। ये हमारा टारगेट है प्रूफ करने का। इसकी सारी यूजुअल मीनिंग्स हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, हमने एक D डायमीटर और R रेडियस का एक शाफ्ट हमने एज्यूम किया, राइट। R रेडियस का एक शाफ्ट एज्यूम किया जिसका रेडियस, जिसका डाया डियर स्टूडेंट हमने कैपिटल D ले लिया, राइट। सो अगर मैं इसको स्मॉल r ले लूं तो और बेटर है, स्मॉल r ले लो, कैपिटल R ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो R रेडियस का ये एक शाफ्ट है और D डायमीटर का एक शाफ्ट है जिसकी लेंथ L है और ये टॉर्क T से सब्जेक्टेड है डियर स्टूडेंट। इस टॉर्क T की वजह से इसका जो सरफेस है, इसका AM जो लेयर है ना, वो ट्विस्ट होके एंगल फाई ट्विस्ट होके AM डैश पे पहुंच गया, राइट। सो कितना एंगुलर ट्विस्ट है, फाई। ये सरफेस ट्विस्ट है, बेसिकली सरफेस का लेयर ट्विस्ट हुआ। बट अगर इसके क्रॉस सेक्शन में देखें डियर स्टूडेंट, तो ये M है और M डैश ये M डैश है। तो अगर मैं OM जो कि O सेंटर है और OM डैश को मिलाऊं, तो हमारा जो क्रॉस सेक्शनल ट्विस्ट होगा ये बेसिकली थीटा एंगल से होगा। मतलब ये जो सरफेस ट्विस्ट है ये रेप्लिकेट हो रहा है क्रॉस सेक्शनल ट्विस्ट में थीटा से, राइट। सो और ऑब्वियसली एक शाफ्ट है जिसका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी C मान लिया, जिस मटेरियल का बना हुआ, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो कि टॉप लेयर पे डेवलप होगा उसको हमने टाउ एज्यूम कर लिया। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम ये लेते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये shear डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डियर स्टूडेंट अगर एज्यूम करें shear strain, यहाँ पे अगर हम देखें shear strain, सो इट्स डियर स्टूडेंट shear strain क्या होगा, shear strain हो जाएगा mm dash by L, राइट। यहाँ पे shear strain क्या होगा, यू नो shear strain हमेशा क्या होता है, mm dash यहाँ पे by L हो जाएगा, राइट। shear strain जो कि ये बेसिकली ये फाई होगा, यहाँ पे फाई क्या होगा, mm dash by L। ये आपको वैसे भी पता है कि अगर आप छोटा सा मैथमेटिक्स का एक लॉजिक है कि अगर ये एंगल थीटा हो, ये लेंथ L हो और ये मान लो R हो रेडियस, तो थीटा हमेशा क्या होता है, L by R। लेकिन थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, थीटा होना चाहिए रेडियन में, राइट। और ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए और थीटा स्मॉल भी होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये जो ट्विस्ट है ये बहुत ज्यादा नहीं होता, हार्डली मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री तो बहुत ज्यादा हो गया, इससे काफी कम ही होता है। सो shear strain बेसिकली यहाँ पे ये जो एंगल होगा यही बेसिकली shear strain होगा। हमने shear स्ट्रेस और स्ट्रेन के एनालिसिस में ऑलरेडी देखा होगा कि जो ये एंगल होगा यही shear strain होता है। तो shear strain जो कि यहाँ पे फाई होगा, फाई हमेशा क्या होगा, mm dash by L, mm dash by L, right। so mm dash by L dear student, right। now अगर मैं सेम लॉजिक इस ट्राइंगल में इसमें लगा दूं डियर स्टूडेंट, यहां पे भी थीटा इज इक्वल टू L by R लग सकता है। तो अगर मैं यहां पे लगा दूं, ये इसमें फाई लेता हूं, इसमें डियर स्टूडेंट अगर मैं लगा दूं ये, अगर आप थोड़ा सा अटेंशन पे करो, ये थीटा है, ये M डैश M है और ये R है आपका, राइट। ये क्या है, R है डियर स्टूडेंट। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mm डैश बाय R। तो mm डैश कितना हो जाएगा, R थीटा, राइट। ये चीज आप यहां पे क्रॉस सेक्शनल ट्विस्ट से भी निकाल सकते हो, राइट। सो यहां पे मैं फिर से shear strain जो हमारा निकला है, ये shear stress, ये होता क्या है, shear stress by modulus of rigidity।
ये आपको पता है कि स्ट्रेन हमेशा क्या होता है, स्ट्रेस बाय मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो शियर स्ट्रेन क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस बाय मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू mm डैश को मैं क्या लिख लूंगा डियर स्टूडेंट, r थीटा बाय l। तो देखो यहां से एक एक्सप्रेशन का जो ये पार्ट है, व्हाट वी कैन से, इसको अगर मैं टाउ बाय r इज इक्वल टू c थीटा बाय l ऐसा लिख सकता हूं इससे। तो यहां से देखो एक एक्सप्रेशन आ गया, टाउ बाय r हमेशा क्या होगा, c थीटा बाय l। सो टाउ बाय r इज इक्वल टू c थीटा बाय l, राइट। हमने यहां पे r लिया तो बेटर होगा यहां पे स्मॉल r ही ले लें, तो फिर हम इसको भी कैपिटल D ही कर देते हैं, जस्ट एक स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, राइट। तो यहां पे भी हम r की जगह कैपिटल R लिख लें और यहां पे भी कैपिटल R लिख लेते हैं, राइट। सो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल R और यहां से टाउ बाय r इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट c थीटा बाय l हो गया। सो एक पार्ट हमने प्रूफ कर दिया, राइट। नाउ जो सेकंड पार्ट है t बाय j इज इक्वल टू टाउ बाय r, इसको अपने को प्रूफ करना है। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट हम कैसे करेंगे, आई होप ये वाला पार्ट तो क्लियर हो गया। छोटा सा पार्ट है, शियर स्ट्रेन mm डैश बाय l, शियर स्ट्रेन क्या होगा, एंगल फाई, और एंगल फाई क्या होगा, एंगल क्या होता है, आर्क लेंथ बाय रेडियस, तो mm डैश बाय l हो जाएगा। शियर स्ट्रेन को शियर स्ट्रेस बाय मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, mm डैश को हमने यहां से निकाल लिया, यहां पे भी हमने वही, यहां पे भी हमने थीटा इज इक्वल टू l बाय r लगा दिया, तो mm डैश r थीटा हो गया, mm डैश की जगह r थीटा पुट करके l कर दिया। सो ये वाला एक्सप्रेशन आ गया, राइट। नाउ द सेकंड एक्सप्रेशन के लिए डियर स्टूडेंट हम क्रॉस सेक्शन पे आते हैं, राइट। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल, इससे ज्यादा मैथमेटिकल है। इसके क्रॉस सेक्शन को लेते हैं और हम एक एलिमेंट्री बेसिकली रिंग एज्यूम करते हैं। ये एलिमेंट्री रिंग है बेसिकली, और ये एलिमेंट्री रिंग सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, और इसकी जो थिकनेस है डियर स्टूडेंट वो क्या है, dx है, राइट। और ऑब्वियसली ये जो आपका सर्कल है, सर्कुलर शाफ्ट है, इसका रेडियस r है, राइट। तो अभी हम एक स्मॉल जो एलिमेंट्री, ये आपका क्या है, ये एलिमेंट्री रिंग है, एलिमेंट्री रिंग है। इस पे डियर स्टूडेंट हम बेसिकली क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं बेसिकली हम ये मान लेते हैं कि यहां पे जो शियर स्ट्रेस है वो क्या है डियर स्टूडेंट, टाउ x है। हमने यहां पे क्या मान लिया, शियर स्ट्रेस इस एलिमेंट्री रिंग पे सेंटर से x डिस्टेंस पे टाउ x है। तो सबसे पहले हम फोर्स ऑन, जिसको हम टॉर्जनल फोर्स बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट, टॉर्जनल फोर्स ऑन एलिमेंट्री रिंग, ये अगर हम डियर स्टूडेंट फाइंड करते हैं, सो फोर्स हमेशा क्या होता है, स्ट्रेस विच इज टाउ x इनटू एरिया। एरिया क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई x इनटू dx, राइट। ये इसका एरिया हो जाएगा, यू नो इसका क्या हो जाएगा 2 पाई x और फिर dx से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो टाउ x इनटू 2 पाई x dx ये टॉर्जनल फोर्स हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। नाउ टॉर्जनल फोर्स आपने फाइंड कर लिया, जो बेसिकली किस पे एक्ट कर रहा है, यहां पे इस रिंग पे। सो देयरफॉर बेसिकली टॉर्जनल मोमेंट फाइंड कर लेते हैं जो इस रिंग पे लगेगा। टॉर्जनल मोमेंट ऑन रिंग, ऑन एलिमेंट्री रिंग, ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसको हम dt नाम दे देते हैं, राइट। क्योंकि पूरे शाफ्ट के क्रॉस सेक्शन पे जो टॉर्क लगता है वो T है, तो इस रिंग पे हमने dt नाम दिया। तो टॉर्क आपको मैंने बताया था, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू रेडियस। तो फोर्स तो ये हो गया इस रिंग पे, टाउ x इनटू 2 पाई x dx, ये तो फोर्स हो गया, इनटू डिस्टेंस, रेडियस क्या हो जाएगा x। इफ यू कैन सॉल्व इट, ये हो जाएगा टाउ x इनटू 2 पाई x स्क्वायर dx, और यही आपको इस रिंग का dt आ गया। अब अगर मैं इसी को 0 से r तक इंटीग्रेट कर दूं डियर स्टूडेंट, तो पूरे के लिए ये टॉर्क आ जाएगा, सिंपल, ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आप देखो ये रिंग के लिए आपने टॉर्जनल मोमेंट फाइंड कर दिया, इसी को हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट कम टू हियर, राइट। अगर आप देखोगे, सो देयरफॉर टोटल टॉर्क T, ये T क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेट कर देंगे dt को, और इस साइड इंटीग्रेट होगा dt क्या है, टाउ x इनटू
2 पाई एक्स स्क्वायर 2 पाई एक्स स्क्वायर dx, राइट डियर स्टूडेंट। और इसका इंटीग्रेशन बेसिकली जो लिमिट होगी, ओके सो डियर स्टूडेंट इसको इंटीग्रेट कहां से कहां करना होगा, ऑब्वियसली 0 से r तक अगर इंटीग्रेट करेंगे तभी ये क्या बन जाएगा, इस पूरे शाफ्ट के क्रॉस सेक्शन के लिए, इस पूरे शाफ्ट के लिए। तो ये dt का इंटीग्रेट करेंगे तो t हो जाएगा डियर स्टूडेंट। और इसमें अगर टाउ x को अगर आप देखोगे डियर स्टूडेंट, तो मैंने आपको इस टॉर्जनल इक्वेशन को एक्सप्लेन करते टाइम क्लियरली बताया था कि अगर यहां से x डिस्टेंस पे टाउ x है और यहां से r डिस्टेंस पे टाउ है, तो डेफिनेटली टाउ x बाय x इज इक्वल टू टाउ बाय r होगा। मींस ये एक लीनियर रिलेशन होता है। ये कहां से आया, मैंने बताया था कि टाउ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो हम डेफिनेटली इसको लिख सकते हैं मैथमेटिकली टाउ x बाय x, ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये फिर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस यहां का है और ये डिस्टेंस है r, ये दोनों इक्वल होगा। यही हम यूज कर रहे हैं स्टूडेंट। यहां से अगर मैं टाउ x निकाल दूंगा तो ये हो जाएगा टाउ इनटू x बाय r, और यही वैल्यू मैं यहां पे पुट करूंगा, यहां पे इंटीग्रेशन 0 टू r, टाउ x की जगह हम टाउ इनटू x बाय r ले लेंगे डियर स्टूडेंट, टाउ इनटू x बाय कैपिटल R, और ये है 2 पाई x स्क्वायर dx, राइट डियर स्टूडेंट। इसको थोड़ा सा बस आपको सॉल्व करना है, आ जाएगा। यहां पे क्या क्या, टाउ तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है और r रेडियस है जो कि कांस्टेंट रेट होगा, बाहर आ जाएगा, और 2 पाई भी बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई टाउ बाय r, और ये अंदर x क्यूब dx हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 0 से r इंटीग्रेट। सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 पाई टाउ बाय r, और ये डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, x4 बाय 4, ये हो जाएगा x4 बाय 4 इंटीग्रेशन x क्यूब का। ऑलरेडी आपको पता है बेसिक इंटीग्रेशन x टू द पावर n का क्या होता है, x टू द पावर n+1 बाय n+1, तो ये हो जाएगा 3 + 1 4 बाय 4। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 पाई टाउ बाय r इनटू, इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे और माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट तो 0 है तो कोई वैल्यू नहीं होगी क्योंकि 0 ही बना देगा, अपर लिमिट भी है r4 बाय 4 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ये r4 से ये कैंसिल हो जाएगा r क्यूब, और ये फाइनली 2 से ये 2, ये बन गया डियर स्टूडेंट पाई बाय 2 टाउ r क्यूब, और ये आया t। नाउ फॉर अ सॉलिड शाफ्ट व्हाट इज j, फॉर सॉलिड शाफ्ट, फॉर सॉलिड शाफ्ट j की वैल्यू क्या होती है, अभी मैंने इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करते टाइम बताया था, पोलर मॉड्यूलस, नॉट पोलर मॉड्यूलस, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, j क्या होता है सर्कुलर शाफ्ट का, अगर सॉलिड है तो पाई बाय 32 d4। अगर मैं रेडियस के टर्म में बोलूं डियर स्टूडेंट, तो d को मैं 2r लिखूंगा, तो 2 का 4 क्या हो जाएगा, 32, राइट। ओके सो डियर स्टूडेंट अगर मैं d को 2r लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 32 इनटू d4 को मैं 2r4 करूंगा तो ये हो जाएगा 16r4, राइट। 16 से ये 2 कैंसल, मींस पाई बाय 2r4 है, पाई बाय 2r4। नाउ दिस यू ऑलरेडी नो कि शाफ्ट के लिए j की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाय 2r4, और यहीं पे ये पाई बाय 2r क्यूब है डियर स्टूडेंट, राइट। सो यहां पे अगर मैं इसको j बाय, ओके सो डियर स्टूडेंट यहां से अगर मैं जो हमारा ये एक्सप्रेशन आया हुआ है इसमें अब हम मैं j के टर्म में इसको कन्वर्ट कर देता हूं, तो ये क्या होगा, मैं थोड़ा सा यहां पे जस्ट थोड़ा सा स्पेस लेता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या पिक्चर है। t इज इक्वल टू, ये पाई बाय 2 टाउ r क्यू है, और आपको पता है कि पाई बाय 2 r4 होता है j, तो मैं j बाय r को पाई बाय 2 r क्यूब लिख सकता हूं, राइट। यहां पे r4 है, इसको r क्यूब इंटू r लिखेंगे और r को यहां ले आएंगे तो j बाय r हो जाएगा पाई बाय 2 r क्यूब, मींस पाई बाय 2 r क्यूब को मैं लिख सकता हूं टाउ इंटू j बाय r, और यहां से डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, t बाय j इज इक्वल टू टाउ बाय r, एंड दिस इज योर सेकंड पार्ट, राइट। नाउ दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। अगर मैं फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को कंपेयर करूं तो टाउ बाय r c थीटा बाय l है और टाउ बाय r t बाय j है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यू कैन इजीली एक्यूमुलेट कि t बाय j इज इक्वल टू c थीटा बाय l इज इक्वल टू टाउ बाय r हो जाएगा। सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, t बाय j
is equal to c theta by L is equal to tau by r, which is your popular formula जो ऑलरेडी मैं आपको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं. So this is what the डेरिवेशनल पार्ट. अगर मैं फिर से रिकैप करूं, सबसे पहले हमने यहां पे tau by r is equal to c theta by L प्रूफ कर लिया, और एक एलिमेंट्री रिंग लेके ये फिर से tau by j is equal to tau by r पुट कर t by j is equal to tau by r पुट कर लिया, दोनों को क्लब किया, ये इक्वेशन आपके पास है. सो दिस इज व्हाट द टॉर्जनल इक्वेशन प्रूफ पार्ट इज, राइट. सो ये डेरिवेशन है. मैं आपको एडवाइस करूंगा डियर स्टूडेंट, किसी भी स्टैंडर्ड बुक में ये डेरिवेशन दिया रहता है. बुक में बहुत सारे स्टैंडर्ड वे में डिराइव किया हुआ रहता है, जहां पे बहुत सारी चीजें नहीं भी वो लिखते हैं और मैथमेटिकली अज्यूम करना होता है. बट मैं आपको बताऊं, जो मैंने मैथमेटिकल पार्ट बताया वही क्रक्स है. बाकी आप इसको एक स्टैंडर्ड वे में प्रैक्टिस कर लेना, एंड दिस इज व्हाट योर डेरिवेशनल पार्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद नाउ द फर्दर पॉइंट, व्हिच इज इंटरप्रिटेशन ऑफ टॉर्जनल इक्वेशन.